हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई मंथ का ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट होगा। और हाँ, मुझे पता है आप लोगों के मन में यही डाउट है कि इस बार इतना लेट क्यों हो गया। तो एक्चुअली मंथली वाला बनाना हमने बंद कर दिया था, कारण मैंने आप लोगों को बताया भी है, क्योंकि इन वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनको शेयर नहीं कर रहे हैं, बावजूद उनको वीडियो पसंद आते हैं, उसके बावजूद भी वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर कैसे मन करेगा काम करने के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस पड़े हैं, वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो केवल उन्हीं के लिए एक बार फिर से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और फिर से एक बार सेम रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इरडाई के द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है। तो आंसर होगा कोरोना कवच। तो अभी इरडाई ने जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनसे कहा है कि 10 जुलाई तक आप कम अवधि वाली यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड वाली कोरोना बीमा पॉलिसी लेकर के आइए, जिन्हें कोरोना कवच पॉलिसी नाम दिया जाएगा। इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा। और ये जो कोरोना कवच पॉलिसी होगी ये 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। और इसका जो टाइम पीरियड रखा जाएगा वो इस तरह से रखा जाएगा जैसे कि 3.5 महीने के लिए होगी, 6.5 महीने के लिए होगी, या फिर 9.5 महीने के लिए होगी, शॉर्ट टाइम के लिए। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो हमारी पॉलिसी का नाम है क्या रखा, कोरोना कवच। इसी तरह से आपको याद होगा भारत सरकार ने भी कोरोना कवच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज तो नहीं है। तो वो भी कोरोना कवच एप्लीकेशन थी। और यहाँ पे इस बीमा पॉलिसी का नाम भी रखा गया कोरोना कवच। एक कोरोना वॉच भी पढ़ा था हमने, कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया था संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। और एक और था इसी तरह से आयुष कवच ऐप, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन। चलो आपके लिए प्रश्न बन जाता है ये वाला, बताओ आप आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। बाकी हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और मी बडी मोबाइल एप्लीकेशन इसको अरुणाचल प्रदेश ने। बाकी इरडाई की बात कर लें, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर याद रखना हैदराबाद में है, और इसके चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुटिया। फिर किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम रखा है प्लेटिना प्रोजेक्ट, इसको शुरू किया है। तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसका नाम सिंपल सा याद रखना, क्या नाम है, प्लेटिना प्रोजेक्ट इसको नाम दिया है। मतलब प्लाज्मा थेरेपी की टेस्टिंग के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया है, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। प्लाज्मा थेरेपी तो आप लोग समझते हैं ना, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जैसे कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है तो उसका हम प्लाज्मा निकाल लेते हैं और उस प्लाज्मा को किसी दूसरे कोरोना पीड़ित व्यक्ति में डाल देते हैं। प्लाज्मा है क्या बेसिकली, तो ये हमारे ब्लड का, हमारे रक्त का वो भाग है जिसमें कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं और गंभीर रूप से बीमार रोगियों को भी ठीक करने में मदद करते हैं। प्लाज्मा से रिलेटेड और भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, एक बार रिकॉल कराऊं मैं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बना है, ये आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा सबसे पहले कौन सा राज्य था जहां पे प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई थी, तो केरल राज्य। और पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जहां पे प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई, तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल उसका नाम है, और वो है उत्तर प्रदेश में। और प्लाज्मा थेरेपी से सही होने वाला पहला व्यक्ति वो कहां से है, वो है कर्नाटक से। फिर एक किसे सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या आप यूं भी कह सकते हो पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा सी रंगराजन। कौन है ये सी रंगराजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और इन्हीं को सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सी रंगराजन ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, अभी नेशनल स्टैटिस्टिक डे हमने कब मनाया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया था। और ये सी रंगराजन हमने कहा आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। अच्छा, एक और नाम याद रखो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल का, ये भी नाम न्यूज में था क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष बने हैं। बाकी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, और टीएस तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे जेनेवा में स्थित यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, उसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। इंद्रमणि उनका नाम है, नाम तो याद रख लो अभी से ही। अच्छा, मैंने अभी इसमें आपको कहा था नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाते हैं। साथ में याद रखो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं, वो 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन हर साल नहीं, हर 5 साल में एक बार। पहले 2010 में मनाया, फिर 2015 में, अब 2020 में मनाएंगे। कब, 20 अक्टूबर को।
फिर अभी किसने नाडा की पहली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा किरण रिजिजू ने। ये हमारे युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और इन्होंने ही भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है नाडा इंडिया एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? जो एथलीट्स होते हैं उनको इस बात की जानकारी मिल सके कि कौन सी दवाएं प्रतिबंधित है, कौन से पदार्थ प्रतिबंधित है, उनका सेवन हमको नहीं करना है। कई बार क्या होते हैं, एथलीट्स गलती से या जानबूझ करके भी ऐसी दवाइयों का यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि खेल में प्रतिबंधित होती है। फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो अब ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया जिससे सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। अब वो ये नहीं बहाना मार सकेंगे या नहीं कह सकेंगे कि हमें पता नहीं था ये प्रतिबंधित है या नहीं है। क्योंकि हम बहुत सी बार पढ़ते हैं ना कि इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया, 2 साल के लिए बैन कर दिया। कारण बताया जाता है कि प्रतिबंधित दवाइयों का, स्टेरॉइड्स का इन्होंने सेवन किया है। वही है। नाडा की बात कर लेते हैं तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्थापना 2005 में हुई थी और इसकी सीईओ का नाम है नवीन अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिलेगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। एक वाडा भी होता है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर आप याद रख लो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिर अभी नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है। आपको बताना है उसमें टॉपर कौन है। तो उसमें टॉपर है मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी है ये। अच्छा, ये लिस्ट जारी किसने की है? तो क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका मैगजीन है विजडन, उसी ने ही अभी मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स ऑफ 21st सेंचुरी की ये लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉपर है श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन। सेकंड नंबर पे है रविंद्र जडेजा। और भारत में अगर पर्टिकुलर बात करेंगे तो रविंद्र जडेजा ऑटोमेटिकली टॉप हो जाएंगे। अच्छा, टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में तो मुथैया मुरलीधरन टॉप पर है। इसके अलावा वनडे प्लेयर्स की बात करेंगे तो उसमें इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ टॉप पर हैं, और T20 में बात करेंगे तो अफगानिस्तान के जो कैप्टन है राशिद खान, वो टॉप पर हैं। अच्छा, इसी तरह की एक लिस्ट पिछले महीने जून में हमने पढ़ा था कि विजडन इंडिया ने एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बैट्समैन माना गया था। तो वो भी आप ध्यान रखना। फिर किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। अभी आपको पता है कोरोना के कारण जो भी स्कूल्स वगैरह है सारे बंद हैं, बच्चे सारे घर पर बैठे हुए हैं। तो उन घर पर बैठे हुए बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, जैसे सुबह 10 बजे जो घर के मेंबर होते हैं थाली या घंटी बजाएंगे, मतलब स्कूल का टाइम शुरू हो गया। दिन में 1 बजे फिर से वो घंटी या थाली बजाएंगे, मतलब स्कूल बंद हो चुका है, छुट्टी हो गई है। और बच्चों को उनके परिवार के मेंबर्स की हेल्प से उनको पढ़ाई करवाई जाएगी। ये योजना मुख्य रूप से क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है। पूरा टाइम टेबल या शेड्यूल सरकार प्रोवाइड करेगी फैमिलीज को कि इस तरह से आपको पढ़ाना है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और याद रखना भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। अच्छा, वैसे तो यहाँ के गवर्नर लालजी दास टंडन हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा था जो मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है वो आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है, क्योंकि लालजी दास टंडन की तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है। तो अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस है इनके पास। जब तक वो एब्सेंट है तब तक ये काम संभाल रही हैं। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू किया था, बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू की थी, एक दीदी वाहन सेवा भी शुरू की थी। उसके अलावा रोजगार सेतु योजना भी शुरू की थी, FIR आपके द्वार योजना, और यहाँ के पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेंगे, ऐसी भी घोषणा की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। चरण पादुका पहल भी शुरू की थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू की थी। एक कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी याद रखो, और एक जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका बना था मध्य प्रदेश ही। बाकी बच्चों के लिए रेडियो स्कूल शुरू किए गए थे। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश ने ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की थी, और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। और शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश ही टॉप पर है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी मध्य प्रदेश से मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको याद रखना। फिर अभी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर के अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ICICI बैंक के साथ। तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये स्विगी, और इसी ने अभी ICICI बैंक के साथ मिलकर के अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है। तो इस वॉलेट के जरिए आप कस्टमर्स जो हैं वो एक क्लिक में भुगतान यानी कि पेमेंट कर सकेंगे।
आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें तो इसका मतलब क्या हो गया, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। और इसका टैगलाइन है, कम से कम वो बैंक आप याद रखें, मैं आपको हजारों बार बोल चुका हूं, जो आपके न्यूज में है। तो टैगलाइन क्या है इसका, हम है ना ख्याल आपका। अभी आईसीआईसीआई बैंक किन कारणों से न्यूज में था, मैं आपको सारा रिवाइज कराता हूँ। एक तो इसने वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की थी और वीडियो केवाईसी सेवा भी शुरू की थी। इसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी और अभी फोन पे के साथ यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए भी इसने समझौता किया। बाकी स्विगी भी है न्यूज में, तो 2 पॉइंट याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर आपके कहां पर है, बेंगलुरु में है और इसके सीईओ का नाम है श्री हर्ष मजेटी। फिर है, किस राज्य में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र यानी कि फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा पंजाब में। अब ये रेबार मतलब मैंने आपको समझाया था, रेबार मतलब होता है, शुद्ध सिंपल हिंदी में बोलेंगे तो सरिया, जिसका पूरा नाम होता है रेनफोर्समेंट बार। तो अभी हमारे जो स्टील पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही पंजाब के गोविंदगढ़ में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। तो अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार का प्रोडक्शन किया जाएगा और इससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मतलब हम कम से कम चीजों को इम्पोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, क्योंकि सब कुछ हमारा यहीं पे बनने लगेगा। मेन मकसद इसका यही है। और ये जो रेबार बनेगा ना यहाँ पे, उसका जो ब्रांड नेम होगा वो ज्योति नाम लिखा हुआ होगा, उस ज्योति नाम से बिकेगा ये। अच्छा, पंजाब से तो अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनी थी, तो विनी महाजन बनी थी। अभी पंजाब सरकार ने ही घर घर निगरानी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा एक कोआ पंजाब एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया था। और एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको कि पंजाब सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके रिटायरमेंट एज को 60 से घटा करके 58 कर दिया, जबकि तमिलनाडु सरकार ने 58 से बढ़ा करके 59 करा था। और पंजाब में आपको आईआईटी रोपड़ मिलेगा और उसने अभी वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। फिर अगला प्रश्न हमारा बुक पे है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया है। इसको लिखा किसने है, डॉक्टर अदिशा दास ने इसको लिखा है। उड़ीसा की जानी मानी कवयित्री हैं ये डॉक्टर उदिशा दास, और इन्होंने ही अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ को जारी किया है। बाकी करण पुरी, अभी इन्होंने #MeToo नाम से एक बुक को लॉन्च किया था। और काजुओ इशिगुरो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जैसे कितनी बार बोल चुका हूं तो ये याद हो गया होगा आपको। अभी इन्होंने क्लारा एंड द सन बुक को लिखा है, जो कि अगले साल मार्च में इसको लॉन्च किया जाएगा। और याद रखना 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, इसीलिए मैं कहता हूँ ये नाम इंपॉर्टेंट है। और 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, पीटर हैंडके ने जीता था। का नोबेल पुरस्कार से एक और नाम याद रख सकते हो तो रखो, वैसे रखना पड़ेगा आपको। उनका नाम है अमर्त्य सेन। 1998 में, हाँ 1998 ही है, उनको मिला का नोबेल पुरस्कार। और आपको मुझे बताना है अमर्त्य सेन, इनका नाम अभी न्यूज में था, अवार्ड मिला था, इतना मैं आपको बता दूं। एक शांति पुरस्कार मिला था, किस देश ने उनको दिया था यह आपको बताना है। शांति पुरस्कार मिला था इनको अभी, तो बताओ अमर्त्य सेन अभी न्यूज में थे, किस कारण से न्यूज में थे। बाकी जेके रोलिंग की बात करेंगे तो द इकाबोग नाम की बुक लिखी है इन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की, तो ये लेखिका है ही सही। फिर है, अभी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स किसने शुरू किया, आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने ही बीएससी के लिए प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शुरू किया है। और इस तरीके से आईआईटी मद्रास दुनिया में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला इंस्टीट्यूट भी बन गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं कर ली है वो इस ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आईआईटी मद्रास से कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो एक तो भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और अभी आपको याद होगा एचआरडी मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे था आईआईटी मद्रास, ओवरऑल कैटेगरी में। लेकिन अगर क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो आईआईटी बॉम्बे उसमें टॉप पे था। और एक द टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे था भारत में। और जो क्यूएस रैंकिंग मैंने आपको बताई उसमें आईआईटी बॉम्बे टॉप पे था, वो भारत में टॉप पे था। वैसे तो टॉप पे एमआईटी था, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे, अभी इसने ध्रुव नाम से एक चिप बनाई है और अभी क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी इसने बनाया था और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक नाम से बनाया था। और आईआईटी गुवाहाटी ने फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया। और आईआईटी कानपुर अभी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन 25,000 मास्क बनाएगा, ऐसा इसने कहा है।
और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो आंसर होगा नवंबर तक। मतलब नवंबर तक गरीब परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा और इसके विस्तार से 90,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। और क्या है ये योजना? जब आपको याद होगा देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो इसको शुरू किया गया था। तो इसमें जो राशन कार्ड धारक हैं जो उनको अनाज मिलता है उसका डबल अनाज दिया जा रहा है। 5 किलो या तो गेहूं या चावल ले लो और साथ में 1 किलो दाल भी दी जा रही है हर महीने। फिर है बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बियोंसे को। पॉप स्टार हैं ये बियोंसे और इन्हीं को अभी बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और क्यों मिला इन्हें ये सम्मान? तो इनके द्वारा लंबे समय से किए जा रहे परोपकारी कार्यों के लिए, जिसमें कोविड-19 राहत कार्य भी शामिल है, उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। और ये सम्मान दिया किसने इनको? अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी यानी कि मिशेल ओबामा ने दिया। ये जो बेट अवार्ड्स है ये एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकी या दूसरे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए है। अच्छा, वैसे मानवता की भलाई के लिए एक और पुरस्कार होता है जिसे कहते हैं डेनी कॉय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और ये अवार्ड यूनिसेफ देता है जो लास्ट टाइम मिला था प्रियंका चोपड़ा को। अच्छा, एक वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी होता है जो हम कब मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं। और एक ह्यूमन से एक और डे याद रखो, ह्यूमन राइट डे, वो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। बाकी यहाँ पे टोनी एन सिंह की बात करेंगे तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था इन्होंने। जमैका से हैं, भारतीय मूल की हैं ये। और जोजी बिनी टुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता था और ये कहाँ से हैं? ये साउथ अफ्रीकन हैं। और क्वारेशा अब्दुल करीम ये क्रिस्टो मैरियक्स पुरस्कार जीता था इन्होंने। ये साउथ अफ्रीका के HIV खोज करता है। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। वैसे इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुई थी। भारत के महान चिकित्सकों में से एक थे और इन्हीं के सम्मान में 1 जुलाई को ये दिन हम मनाते हैं। याद रखना पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। 1961 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको मिला है। वैसे इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। अच्छा, इस डे की थीम भी आप याद रखो, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। अच्छा, डॉक्टरों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे, वो आपको याद रखने चाहिए। और वैसे आप जानते हो कोविड काल चल रहा है तो डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। तो डॉक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदी गोपाल जोशी थी। और हाईएस्ट इंडियन अवार्ड इन मेडिकल फील्ड ये इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, BC रॉय अवार्ड। और रेलवे ने भी, आपको याद होगा, डॉक्टरों के लिए एक बूथ भी डिजाइन किया था जहां पे वो बिना संपर्क में आए मरीजों की जांच कर सकते हैं। उस बूथ का नाम रखा था चरख। और अभी मणिपुर के एक डॉक्टर भी न्यूज में थे, थंगजाम धबाली सिंह। जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, तो ये याद रखना। देखो, वैसे 1 जुलाई को हम और भी डे मनाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और भारतीय डाक के डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुंधति घोष। और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे भी मनाते हैं। 72वां चार्टेड अकाउंट डे मनाया इस बार हमने। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसकी थीम भी है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, इनेबलिंग एक्सीलेंस, ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। फिर है हाल ही में आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा गुडनी जोहानसन। तो आइसलैंड के अभी तक के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो दोबारा से इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। क्या नाम है? गुडनी जोहानसन। माइकल मार्टिन की बात करेंगे, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने अभी। और मुबात बेक बुरुनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। और लॉजरस चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बने। ये आइसलैंड की बात करेंगे, कैपिटल इसकी है रेकजॉविक, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। फिर किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फॉरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जो नियोक्ता हैं यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको जॉब मिल जाए और जो नियोक्ता प्राइवेट कंपनीज एक अच्छे एम्प्लॉयर की तलाश कर रही है उन्हें अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए। कर्नाटक का आपका कैपिटल बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हो गए BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। कर्नाटक से और क्या पॉइंट याद रख सकते हो? अभी 18 जून को कर्नाटक ने मास्क दिवस के रूप में मनाया है।
और 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसको प्रतिबंध कर दिया, मध्य प्रदेश ने भी कर दिया था इनके बाद। और एक कोरोना वॉच एप्लीकेशन कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। और बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और जन सेवक योजना, आप्त मित्र एप्लीकेशन और नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी कर्नाटक ने ही शुरू किया था। कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, ये सब आपको यहीं मिलेंगे। फिर अभी 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा वियतनाम में। बाई एनुअल मतलब साल में, बाई मतलब 2 साल में 2 बार होता है ये आसियान समिट। और अभी जो इसका 36वां संस्करण हुआ वो वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इसकी थीम रही थी कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। एक्चुअली ये पहले अप्रैल में होने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। तो याद रखना 2020 में जो आसियान की अध्यक्षता है वो किसके पास है? वियतनाम के पास है। और जिसके पास जिस साल में अध्यक्षता होती है उस साल जितनी भी मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करता है। और मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, जैसे कि G20 की जो इस साल अध्यक्षता है, चेयरमैनशिप है, वो सऊदी अरब के पास है। इसलिए आप देख रहे होंगे इस साल जितनी भी आपकी G20 की मीटिंग हुई है, जैसे कि ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हो गई, वित्त मंत्रियों की बैठक हो गई या कुछ भी बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने ही की है। आसियान की बात कर लेते हैं तो फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 10। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो हर साल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी जाती है। जैसे कि इस साल वियतनाम के पास है, पिछले साल थाईलैंड के पास थी और अगले साल ब्रुनई के पास होगी। फिर किस राज्य की सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल ने मुर्शिदाबाद जिले में कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है, जिसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और अब वे इस बीमारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो याद रखना सिंपल सा, कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, जहां पे भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन चलेगी। कोलकाता में आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके अलावा आप याद रख सकते हो पश्चिम बंगाल ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को शुरू किया था। और कृषि मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी 2018-19 की, उसमें बताया था कि सब्जियों के उत्पादन में सबसे टॉप पर है पश्चिम बंगाल और फलों में आंध्र प्रदेश टॉप पर था। उसके अलावा भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना को शुरू किया था और इसने हर पुरुष और प्रोचेष्टा स्कीम भी शुरू की थी। और आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, उसने वित्त वर्ष 2020 में 431 लोकोमोटिव बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और आसनसोल रेलवे स्टेशन में देश का पहला रेलवे रेस्टोरेंट शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। तो इन सभी कारण से अभी पश्चिम बंगाल न्यूज में था। फिर इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विकसित करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली के ओखला में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा और इसी के लिए इंडियन ऑयल और एनटीपीसी और साउथ दिल्ली नगर निगम के बीच में एक समझौता हुआ है। तो ये जो प्लांट होगा ये एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिसकी सफलता से देश के बाकी शहरों में भी ऐसे प्लांट बनाने में मदद मिलेगी। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से एक और पॉइंट याद रखना, और याद रखना ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। एनटीपीसी के सीएमडी आपके गुरदीप सिंह है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और देखो इंडियन ऑयल से एक नया अपॉइंटमेंट वैसे तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे इंडियन ऑयल का नाम आ गया तो याद रख लो। इसके नए चेयरमैन बन गए हैं कौन? श्रीकांत माधव वैद्य। और इसी तरह से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से आपको याद आना चाहिए भारतीय रेलवे ने भी अभी भुवनेश्वर में अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला है। और वेस्ट की बात हुई है तो आपको याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ 100% कचरे का निपटान यानी कि डिस्पोज करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। फिर अभी किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो इस एप्लीकेशन की मदद से देश के जो किसान है वो अपने मोबाइल पर ही कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जैसे कि मंडी के भाव उनको पता करने हो, कृषि से जुड़ी कोई नई खबर उनको चाहिए, मौसम की सूचना चाहिए, सरकार जो नई नई स्कीम्स लेकर के आती है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो ये सब उनको यहाँ पे मिल सकेगी। और इसी के साथ बैंकिंग की सुविधाएं भी, जैसे कि लोन के बारे में जैसे कि लोन के लिए अप्लाई करना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो,
बीमा के बारे में या किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो वो सब यहीं पे मिल सकेगी। तो इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना, ई किसान धन ऐप। लॉन्च किया इसको किसने? एचडीएफसी बैंक ने। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में था, अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा ये। और इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है। और यस बैंक ने अभी युवा पे नाम से डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। एचडीएफसी की बात कर लेंगे, 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और एमडी सीईओ है आदित्य पुरी। इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी एचडीएफसी बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से सॉन्ग रिलीज किया था, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया था और सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी शुरू की थी। और अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पुनः नियुक्त रीअपॉइंट किया गया। क्या नाम है उनका? केजाद भरूचा। फिर है आईसीसी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम बताइए। तो आंसर होगा शशांक मनोहर। तो अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके जाने के बाद जो डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, इनको इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है। मतलब जब तक कि कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं आ जाते तब तक ये काम संभालेंगे। इन्हीं को कहा जाता है इंटरिम चेयरमैन। ये सिंगापुर से हैं। वैसे सिंगापुर से आपको एक नाम और याद रखना है, डैरेन टांग का। डैरेन टांग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने थे ये। अच्छा, तुषार मेहता, ये भी एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, यहीं पे बता रहा हूं आपको। सॉलिसिटर जनरल है, पहले तो ये याद रखो। अभी इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेणुगोपाल है और अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। बाकी आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं मनु सानी। और आईसीसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं आपको बताऊं तो आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया? तो याद रखना, नितिन मेनन को। तीसरे भारतीय बने हैं इस तरह से इसमें शामिल होने वाले और सबसे यंगेस्ट एम्पायर भी। आईसीसी एक पॉइंट याद रखो, इसने साल के बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया था? बेन स्टॉक को दिया था पुरुषों में। महिलाओं में बात करेंगे तो एलिसे पेरी को दिया था जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और पुरुषों को जो पुरस्कार दिया जाता है उसको कहते हैं गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। और महिलाओं को जो दिया जाता है उसको कहते हैं रचिल्ड हे हो फ्लिंट अवार्ड। इसके अलावा आईसीसी एक और अवार्ड देता है जिसको कहते हैं आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, खेल भावना पुरस्कार, जो मिला था विराट कोहली को, ये भी याद रखना। फिर है भारत के किस हेल्प डेस्क ने कोग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क। तो भारत के माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोग एक्स 2020 में 2 अवार्ड जीते हैं। एक अवार्ड तो मिला है कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार का, यानी कि बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19। एक मिला है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। अब बात करें ये माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क, ये क्या है? तो नाम से ही क्लियर है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक चैट बॉट है जिसमें भारतीय नागरिक कोविड-19 से संबंधित लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे 5 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था। और कॉग एक्स की बात करेंगे तो ये लंदन में हर साल आयोजित किया जाता है। ये दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। फिर किसे भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय द्विवेदी को। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। अच्छा, ये तो है संजय द्विवेदी। एक संजय कोठारी भी हमने पढ़ा था, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे। और बिमल जुल्का ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे, मुख्य सूचना आयुक्त। और उदय कोटक ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे। और वैसे ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ हैं। फिर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद को। ये मैं आपको पीछे बता ही चुका हूं, लेकिन मैं सेपरेट अलग से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? संजीव सिंह का स्थान लिया, जो कि अभी 30 जून को रिटायर्ड हो गए। तो अब आपको याद रखना है श्रीकांत माधव वैद का नाम। बाकी नितिन मेनन की बात करेंगे, अभी आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय और सबसे युवा एम्पायर बने। और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के सीएमडी बने। और कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्ता के नए अध्यक्ष बने। फिर है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मतलब जो एक तरह से सेंसर बोर्ड होता है जो कि रेटिंग वगैरह देता है फिल्मों को, उसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रविंदर भाकर या अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। बाकी विक्रम पावह अभी बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने। दिलीप उमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। और गोविंद राजुलू चिंटला ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने।
और अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे, इसके चेयरमैन है प्रसून जोशी, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। फिर अभी किसे जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रमणि। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था टीएस तिरुमूर्ति के बारे में। तो जो आपका मेन जो यूनाइटेड नेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, वहां पे भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था टीएस तिरुमूर्ति को। और यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है जेनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र। तो जेनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र का ऑफिस है वहां पे भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है इंद्रमणि पांडे को। और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं जैसे कि WHO वगैरह, इनका हेडक्वार्टर वहीं पर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो उन सब में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ये। बाकी ब्रजेंद्र नवनीत की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने थे। और राजीव टोपनो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर एडवाइजर बनाया गया था इनको। और आभास झा, ये भी नाम याद रखो, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, और इन्हें वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया था। फिर अभी केरल की सरकार ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर होगा ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। तो अभी कोविड-19 महामारी के कारण जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, वो लोग विदेशों से या दूसरे राज्यों से वापस अपने राज्य केरल में लौट रहे हैं, तो उनकी क्षमता का, उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें केरल सरकार उनको कुछ न कुछ नौकरी वगैरह देगी। क्या नाम है? ड्रीम केरल प्रोजेक्ट नाम है। केरल की बात करेंगे तो इसकी जो कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। अभी याद होगा देश की पहली LNG बस सेवा केरल के कोच्चि में ही शुरू हुई थी। उसके अलावा देश की पहली सुपर फैब लैब ये भी स्थापित की गई थी केरल में ही। और केरल की पहली महिला DGP बनी थी R श्रीलेखा। उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्य मैंने आपको बताई दिया केरल है। अभी ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था केरल ने। और जो गरीब परिवार हैं उनको इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए उनको फ्री इंटरनेट देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था के फोन नाम से। उसके अलावा सबरीमाला मंदिर आपको केरल में ही मिलेगा। और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से वाहन भी शुरू किया था केरल की सरकार ने। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी बना था केरल। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना है आपको, के शैलजा है, क्योंकि इन्हें यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था कोरोना वायरस से निपटने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए थे उसके लिए। फिर है पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निगार जोहर को। एक्चुअली में इन्हें पाकिस्तान की सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखना है। बाकी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी ये। मनमीत कौर की बात करेंगे तो पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिन्हें ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये तीसरी महिला बनी थी भारतीय सेना के इतिहास में जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। और पहली कौन थी? पहली अगर पूछ लेंगे तो पुनीता अरोड़ा थी। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ये 10 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक ये वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। अच्छा, दिल्ली अभी काफी न्यूज में था, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। और अभी दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड को भी लॉन्च किया था। और 5T प्लान को भी शुरू किया था कोविड-19 के स्प्रेड को फैलने को, प्रसार को कंट्रोल करने के लिए। बाकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। फिर अभी किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा एक तो सिद्धार्थ मुखर्जी को और एक राज चेट्टी को। तो कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को दूर करने के प्रयासों में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए इन्हें 38 प्रवासियों की लिस्ट में शामिल किया गया है जिन्हें इस साल अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर अमेरिकी फाउंडेशन के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो वैसे तो लिस्ट में टोटल 38 नेम हैं, लेकिन आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी हैं। क्या नाम है? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। ये जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता है और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये कैंसर विशेषज्ञ हैं। और जो प्रोफेसर राज चेट्टी हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं।
फिर है किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कृतिका पांडे को। वैसे ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2-3 महीने पहले, जब इनको अवार्ड देने की घोषणा की गई थी कि दिया जाएगा, लेकिन अभी इनको ये अवार्ड दिया गया, तो मैंने आपको फिर बताया है ये प्रश्न कृतिका पांडे इसका आंसर होगा। और इन्हें ये जो सम्मान मिल रहा है, ये मिल रहा है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए। ये झारखंड से हैं। बाकी राजेंद्र सिंह की बात करेंगे, अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया था इनको। और अमर्त्य सेन जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला था इनको। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। आज के ही वीडियो में मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा भी था कि किस देश के द्वारा इनको अभी शांति पुरस्कार मिला था, तो जर्मनी के द्वारा। और रतन लाल की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। फिर है सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राकेश कुमार अरोड़ा को। ये सिएरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और यहीं पे राकेश कुमार अरोड़ा को भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिएरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन है और करेंसी है सिएरा लियोनन लियोन। बाकी संतोष झा बेल्जियम में भारतीय राजदूत बने हैं। और गायत्री कुमार, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है। और रविश कुमार, ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने हैं, एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, अगर इस वीडियो को इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया है तो आपको बता दूं, देखो राजदूत मतलब एम्बेसडर होता है, उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर होता है, और दोनों में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया हुआ है। और जनवरी से अभी तक जून तक जितने भी आपके एम्बेसडर और हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, उन पे एक डेडिकेटेड ऑडियो भी मैंने बना दिया है और एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। ऑडियो का तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय यानी कि ई लाइब्रेरी को शुरू किया है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ही राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ई लाइब्रेरी की शुरुआत की है। अभी इसमें 5 यूनिवर्सिटीज और 104 कॉलेजेस को जोड़ा गया है। तो इस ई लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को 35 लाख बुक्स अवेलेबल हो पाएंगी और 2.5 लाख से ज्यादा छात्र इससे जुड़ पाएंगे। और उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड इसी के साथ पहला राज्य भी बन गया है जहां के हर कॉलेज को ई लाइब्रेरी से जोड़ा गया हो। फिर है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस बुक को अभी रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? CAV पट्टाभी राम इसके लेखक हैं। और इस बुक को रिलीज किसने किया, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। अच्छा, एम वेंकैया नायडू जी से 2 प्रश्न मैंने आपको बताए थे। एक तो इन्हें कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट, उससे सम्मानित किया था। और अभी जब इनके 2 साल पूरे हो गए थे ना इनके कार्यकाल को एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो इन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। और उस बुक को लॉन्च किया था, रिलीज किया था अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। बाकी शोभा डे की बात करेंगे, लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स नाम की बुक को इन्होंने रिलीज किया। फिर एक किस देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द कर दिया है, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो 2021 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाली थी ये एपेक समिट, जिसे अभी न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया है। इसके अलावा पहले 2019 में जब ये चिली में होने वाली थी, तो चिली की सरकार ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण इसको रद्द कर दिया था। और इस साल 2020 में मलेशिया में आयोजित की जा रही है ये वर्चुअली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बाकी एपेक की बात करेंगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। 1989 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वॉलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन। अभी न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त भी घोषित कर दिया था। और न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर का नाम याद रखो, रॉस टेलर, क्योंकि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ये। अभी इन्हें रिचर्ड हेडली पदक भी मिला था। इसके अलावा 2021 में ही महिला रग्बी वर्ल्ड कप ये आपकी न्यूजीलैंड में ही आयोजित की जाएंगी। फिर अभी किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को डेवलप किया है, तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। तो घर से कक्षा टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी, उसको डेवलप किया IIT कानपुर ने। और इससे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस सेटअप से स्मार्टफोन को यूज करके टीचर्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अभी IIT कानपुर से आपको क्या क्या पॉइंट्स याद आ रहे हैं? अभी इसने कहा था कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ये हर दिन 25,000 मास्क बनाएगा। इसके अलावा IIT मद्रास से तो हम 2-3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, वो आप याद रखो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया इसने।
इसके अलावा आईआईटी मद्रास से एक प्रोफेसर का नाम याद रखो, टी प्रदीप उनका नाम है। अभी इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड भी मिला था। और अभी एचआरडी मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे था आईआईटी मद्रास। लेकिन अगर क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से बात करेंगे तो भारत में आईआईटी बॉम्बे टॉप पे था और टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे था, ये भी याद रखना। बाकी आईआईटी गुवाहाटी आप जानते ही हो, फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और आईआईटी बॉम्बे ने ध्रुव नाम से एक चिप विकसित की है। उसके अलावा इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया था और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक बनाया था। फिर एक किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले को स्थगित कर दिया, तो आंसर होगा झारखंड ने। तो झारखंड सरकार ने देवघर में आयोजित किया जाता है ये विश्व प्रसिद्ध है श्रवणी मेला, इसे अभी कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया है। और देवघर का जो ये शिव मंदिर है ना, यहाँ पे हर साल श्रवण के महीने में 30 लाख लोग, लगभग 30 लाख लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए आते हैं। और ये जो शिव मंदिर है ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अच्छा, मेलों से आपको याद आया होगा, अभी असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जो अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है इसे भी रद्द कर दिया गया था इतिहास में पहली बार। और जम्मू कश्मीर का खीर भवानी मेले को भी रद्द किया गया था। अच्छा, झारखंड की कैपिटल रांची है और रांची में ही याद रखना सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है। वैसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को ही कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है? रवि रंजन है। एक रविशंकर झा भी नाम याद रखो, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे ये। और एक रवि मित्तल भी नाम याद रखो, अभी हमारे नए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बने हैं ये, यानी कि खेल मंत्रालय में नए सचिव बने हैं रवि मित्तल। फिर है चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वी सूर्य नारायण को। चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर आपके तमिलनाडु के चेन्नई में है। बाकी कन्नम शेखर, ये अभी एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इंडियन ओवरसीज बैंक के अभी तक एमडी सीईओ थे, लेकिन अभी ये रिटायर्ड हो गए हैं, 30 जून को ही रिटायर्ड हुए हैं। और श्रीकांत माधव वैद्य मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। और ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने थे। फिर एक किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा फ्रेया ठकराल को। दिल्ली की 13 साल की छात्रा हैं ये फ्रेया ठकराल, जिन्हें 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है ना, ये वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं को सामाजिक और मानवीय प्रयासों के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है। और फ्रेया ठकराल को यह अवार्ड क्यों मिला? तो एक्चुअली इन्होंने रिसाइक्लर एप्लीकेशन डेवलप किया है जो यूजर को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करता है। अपशिष्ट संचालक मतलब जो वेस्ट वगैरह, कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं वो, ताकि कचरे को सही तरीके से डिस्पोज किया जा सके, उसका निपटान किया जा सके। और खास तौर पे वो लोग जिनके पास कचरे को सही जगह पर छोड़ने का या तो कोई साधन वगैरह या समय वगैरह उनके पास नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बाकी जिनेथ बेदोया लीमा, यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्राइज फ्रीडम अवार्ड मिला था इनको। और किरण मजूमदार शो की बात करेंगे, देखो 3 कारण से ये न्यूज में थी, तीनों में आपको बताता हूँ। एक तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान मिला था। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको मिला था और ये सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय बनी थी। उसके अलावा मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 में भी इनका नाम था। और सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। फिर अभी किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के नटवर्य प्रभाकर पणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रत्नाकर मतकरी को। रत्नाकर मतकरी ये एक मराठी लेखक थे इसलिए बोला क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इनका निधन हो गया है। तो अब मरणोपरांत महाराष्ट्र की सरकार नटवर्य प्रभाकर पणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित करेगी। तो रंगमंच और कला यानी कि थिएटर और आर्ट में इन्होंने जो योगदान दिए हैं उसके लिए इनको ये सम्मान मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दूं, इन्हें रत्नाकर मतकरी को 1986 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है, 2003 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है और 2018 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार भी इनको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट नाम होगा। बाकी महाराष्ट्र सरकार ने अभी 2 पुरस्कार और दिए थे। एक तो गुलाबबाई सेगमनेकर को विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था और मधुवंती दांडेकर को अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार दिया था। और जावेद अख्तर से याद रखना, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। फिर अभी किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो अभी HDFC बैंक ने ये जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है और इस योजना के तहत मात्र 10 सेकंड में
व्हीकल लोन दिया जाएगा। बाकी इंडसइंड बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं, मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है। और आईसीआईसीआई बैंक इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी इसने। बाकी अभी हमने पढ़ा भी था कि स्विगी के साथ मिलकर के स्विगी का पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी भी लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। और यस बैंक ने भी अभी अपना डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था युवा पे नाम से। बाकी एचडीएफसी बैंक में आपको कई बार बता चुका हूं। अच्छा, एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का मतलब क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी। इसका जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी इसने एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया था, उसके अलावा समर ट्रीट्स अभियान भी शुरू किया था और सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर से रीअपॉइंट किया था जिनका नाम है केजाद भरूचा। और किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन भी इन्होंने लॉन्च किया था। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 जुलाई को। याद रखना, ये हर साल 4 जुलाई को नहीं मनाते हैं, ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाता है। अच्छा, इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। थीम क्या है? कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो 2 पॉइंट याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को, इस साल हम 4 जुलाई को मना रहे हैं, और थीम है कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई को ही भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। तो इसी कारण से पूरी दुनिया में जो बौद्ध हैं वो हर साल इसे धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फिर है एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। तो अभी इनका 21 जुलाई को ही कार्यकाल खत्म होने वाला था, 6 माह के लिए कार्यकाल बढ़ गया, तो अब ये 21 तक अध्यक्ष बने रहेंगे एनएचएआई के। अच्छा देखो, एक स्टूडेंट्स ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं कि किनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया। मैंने भी आपको बताया है, अगर रिवीजन वाला वीडियो आप देखते होंगे तो, कि इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि इसका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया। लेकिन प्रश्न आएगा क्या? प्रश्न आपने देखे होंगे इस तरह से आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है एनएचएआई के अध्यक्ष का नाम क्या है, हमारे अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है, हमारे सॉलिसिटर जनरल का नाम क्या है। अब ऐसा तो ये है नहीं कि इनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ हो, लेकिन ये अभी न्यूज में रहे थे कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, सॉलिसिटर का 3 साल के लिए बढ़ा दिया, एनएचएआई के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया। तो ये अभी न्यूज में रहे थे नाम, इसलिए आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको कराता ही नहीं। अच्छा, अगर बात करेंगे एनएचएआई की, तो एनएचएआई से कुछ याद आया होगा आपको। अभी एनएचएआई निर्माण क्षेत्र यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना था। एनएचएआई की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बाकी ब्रजेंद्र नवनीत की बात करेंगे, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने थे। वी सूर्य नारायण ये चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। और श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने। ये नाम भी याद रखना। फिर अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो आंसर होगा सुमित नागल ने। तो भारतीय टेनिस प्लेयर हैं ये सुमित नागल, और इन्होंने ही जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा, जर्मनी से एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद आया होगा। जर्मनी का शांति पुरस्कार जीता था किसने? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। बाकी पीवी सिंधु की बात करेंगे, ये हमारी बैडमिंटन प्लेयर है और अभी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। नितिन मेनन ये भी न्यूज में थे। आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय एम्पायर और सबसे युवा एम्पायर बने थे। उसके अलावा सानिया मिर्जा ये भी हमारी टेनिस प्लेयर हैं, और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। फेड कप जो होता है ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट टाइम यानी कि 2019 का ये जो फेड कप है ये किसने जीता था, तो फ्रांस ने जीता था। महिलाओं का तो हो गया फेड कप, और पुरुषों का जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसको कहते हैं डेविस कप, और ये किसने जीता था 2019 वाला? स्पेन ने जीता था। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक टेनिस प्लेयर का नाम और ध्यान रखें आप लोग, नाओमी ओसाका का। जापान की प्लेयर हैं ये, और अभी इनका नाम आया था फोर्ब्स की लिस्ट में, हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की लिस्ट में टॉप किया था इन्होंने, तो वो भी ध्यान रखो।
फिर अभी किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को, यानी कि जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है, उन्हें ऋण देने के लिए ये बलराम योजना शुरू की है। भाई जिन किसानों के पास जमीन वगैरह होती है तो उन्हें आराम से ऋण वगैरह, लोन वगैरह मिल जाता है, लेकिन जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है उनको काफी दिक्कत आती है या लोन मिलता ही नहीं है। तो ऐसे किसानों को लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो फिर इस पैसे से वो पट्टे पर या फिर लीज पर खेती लेकर के अपना काम फिर से स्टार्ट कर सके। बाकी बात उड़ीसा की है तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में ही अभी भारतीय रेलवे ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया है और भुवनेश्वर में ही इस साल का पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम है मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा से आप क्या याद रख सकते हो कि देखो कुछ स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक पगोडा टेम्पल किसको कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं और आपका जो 10 रुपए का नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। अच्छा, कोणार्क सन टेम्पल से 2 तरह के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। एक तो कोणार्क सूर्य मंदिर, और जो गुजरात का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसको आइकॉनिक साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसके सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन किया जाएगा, ऐसी भी मंजूरी मिल गई है। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी आपका उड़ीसा में ही है, हीराकुद डैम उसका नाम है, और किस नदी पे है तो महानदी पे है। बाराबत्ती स्टेडियम भी एग्जाम में स्टैटिक बन के आ चुका है प्रश्न, ये कहां पर है, कटक उड़ीसा में है। और आपको यहीं पे भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, जिसे लगून झील भी बोलते हैं, वो मिलेगी, जिसका नाम है चिल्का लेक। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। फिर है CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। CMFRI मतलब सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने 2019 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में 2.1% की वृद्धि हुई है। और राज्य में बात करेंगे तो सबसे टॉप पे रहा है तमिलनाडु, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे है केरल। और अगर दुनिया में बात करते हैं ग्लोबली तो चाइना फर्स्ट पे होता है, सेकंड पे इंडोनेशिया, फिर आता है भारत थर्ड नंबर पे। और ये जो आपका CMFRI है ना, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोच्चि केरल में। इसका डायरेक्टर हैं A गोपाल कृष्णन। फिर अभी भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? ये एक मालगाड़ी है और इसका नाम है शेषनाग। तो अभी 2 जुलाई को ही भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चला करके एक नया कीर्तिमान रच दिया है। इसकी जो लंबाई थी वो थी 2.8 किलोमीटर और भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है ये। इसका नाम क्या रखा है? शेषनाग इसका नाम रखा है। इसमें 251 डब्बे जोड़े गए थे जिन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे थे और इसका संचालन किया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने। और कहां से कहां चली? नागपुर से कोरबा तक चली थी ये। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अभी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे की 100% ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंची है, सारी की सारी गाड़ियां। अब रेलवे से आप क्या क्या याद रख सकते हो? देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। एक तो याद रखो कि डबल कंटेनर स्टैक ट्रेन। डबल कंटेनर स्टैक ट्रेन मतलब एक मालगाड़ी जिसके ऊपर कंटेनर रखा हुआ है और कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर रखा हुआ है, इस तरह की इलेक्ट्रिक मालगाड़ी ये दुनिया में पहली बार चलाई गई है और चली है कहां पे? भारत में। कहां से कहां चली? पालमपुर और बोटाड़ के बीच में चली है, जो कि गुजरात में है। उसके अलावा भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पे खोला है? बता ही दिया मैंने आपको, भुवनेश्वर में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ये किस तकनीक पे काम करेगा तो पॉली क्रैक टेक्निक पे काम करेगा। और पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां चली थी? लिंगपल्ली से हटिया चली थी। हटिया आपके झारखंड में है, लिंगपल्ली आपको मिलेगा तेलंगाना में। इसके अलावा अभी भारतीय रेलवे ने 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए रेल टेल के साथ भी समझौता किया था। और मध्य रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन पे आत्मा मशीन लगाई थी। आत्मा मतलब होता है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। मतलब ये टिकट भी चेक करेगी और लोगों का टेम्परेचर भी चेक करेगी और किसने मास्क पहना है या नहीं पहना ये भी चेक करेगी। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे ने ही बनाया था कैप्टन अर्जुन और फेब्रियाई को। ये दोनों का काम होगा कोरोना पेशेंट की स्क्रीनिंग करना। और एक और पॉइंट याद रखो कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहां पे बनाया जा रहा है? ये कर्नाटक में जो हुबली स्टेशन है, हुबली मत करना, हुबली स्टेशन, हुबली।
फिर वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा भारत पन्नू। तो सेवारत भारतीय सेना अधिकारी हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, और इन्होंने ही वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। ये 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की दूरी तय करके तीसरे स्थान पर रहे हैं दुनिया में। पर ये एक अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो रेस अक्रॉस अमेरिका है ये एक अंतर महाद्वीपीय रेस होती है जिसमें 12 दिनों के अंदर 5000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, साइकिल चलानी होती है इसमें। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल तरीके से हुई है, एक्चुअल में आयोजित नहीं की गई। इनको एक कमरे में साइकिल चलानी थी, वैसा ही वातावरण, गर्मी, सर्दी, हवा वगैरह वो सब सेट किया हुआ था और उसमें इनको साइकिल चलानी थी, तभी इसको वर्चुअल बोला हुआ है। अगर फरिया ठकराल की बात करेंगे तो 2020 का डायना पुरस्कार जीता था इन्होंने। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता इन्होंने। और सी रंगराजन की बात करेंगे तो आप जानते हो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है और अभी सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिस्टिक में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार या पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिल्ली ने। लीड मतलब होता है लर्निंग थ्रू ई सोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ही ये लीड नाम से एक ई पोर्टल लॉन्च किया है ताकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही शिक्षण सामग्री यानी कि जो भी उनका एजुकेशनल मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जा सके। मतलब क्लास 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 1000 से ज्यादा कोर्सेज के मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो याद रखना कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो काफी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना ही होगा। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पे बनाया जाएगा? तो दिल्ली में। फिर हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान करता था यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटर था? तो आंसर होगा चाइना। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी किसने की है? तो यूनाइटेड नेशन ने, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 और इसमें बताया गया है कि दुनिया में 2019 में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका गया है, जिसमें चाइना ने सबसे ज्यादा ई वेस्ट फेंका है, यानी कि सबसे ज्यादा ई वेस्ट उसने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान किया है, मतलब उससे सबसे ज्यादा ई वेस्ट निकला है, ऐसे याद रखो। कितना? 10.1 मिलियन टन। सेकेंड नंबर पे यूएसए और थर्ड नंबर पे रहा भारत। भारत से कितना ई वेस्ट निकला? 3.2 मिलियन टन। ई वेस्ट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि टीवी आपका खराब हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके मोबाइल खराब हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, घड़ियां खराब हो गई, ये सब क्या है? ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। और मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला है? तो भोपाल में खुला है, ये भी ध्यान रखना। और एक और पॉइंट ध्यान रखो कि देखो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है ना, उसका केवल 17.4% ही रिसाइकल हो पाता है। अब देख लो आप, कितना बड़ा पार्ट है जो आपका वेस्ट जा रहा है, उसको कहाँ पे डंप करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। फिर व्लादिमीर पुतिन कब तक रशिया के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो आंसर होगा 2036 तक। तो अभी हाल ही में हुए संविधान संशोधन के हिसाब से अब व्लादिमीर पुतिन 83 साल की उम्र तक या फिर 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अच्छा, इस प्रश्न से आपको कुछ याद आता होगा, 2018 में भी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना का संविधान बदलवाकर अपने जीवन भर बने रहने की राह आसान कर ली थी। रशिया की बात करेंगे, कैपिटल इसकी मॉस्को है, और आपको पता है अभी 24 जून को ही मॉस्को में जो विक्ट्री परेड हुई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी भी गए थे और हमारी तीनों सेनाओं के 25 सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो गए और नए प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्टिन, और रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। उसके अलावा रशिया से एक और पॉइंट याद रखो कि रशिया के एनर्जी स्पेस कॉर्पोरेशन ने ये घोषणा की है कि 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा वो। फिर अभी किस एयरलाइन ने टफ कुकी नाम से एक स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा इंडिगो ने। तो एयरलाइन इंडिगो ने ये टफ कुकी नाम से एक स्कीम शुरू की है। तो इस स्कीम में क्या होगा भाई? कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, तो उनको 2020 के आखिरी तक हवाई यात्रा में 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
क्योंकि वो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं। बाकी एयर इंडिया की अगर बात कर लें तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। एक तो ये याद रखो कि नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी थी ये। उसके अलावा टैक्सी बोट को यूज करने वाली भी पहली एयरलाइन बनी थी ये। बाकी इंडिगो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में और इसके सीईओ हैं रोनो दत्ता। फिर है किस राज्य सरकार ने आसपास नाम की हेल्पलाइन सर्विस को शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, सुसाइड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो उन आत्महत्याओं की घटनाओं को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है आसपास, ताकि लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और इस तरह का वो कदम उठा लेते हैं सुसाइड का, तो वो ऐसा न करें। उनकी मदद करने के लिए ही ये हेल्पलाइन शुरू की है मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने। अब बात मध्य प्रदेश की है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर वैसे तो लालजी दास टंडन है, लेकिन अभी इनकी तबीयत खराब है, इलाज चल रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मिल गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया था, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की थी और कक्षा 5वीं तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस को बैन कर दिया था कर्नाटक के बाद। उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की थी। शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। जीवन अमृत योजना की बात करें या जीवन शक्ति योजना की या कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की या रोजगार सेतु योजना की या मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की, ये सारी की सारी शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो इतने पॉइंट्स अभी याद रखें। वैसे तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपको याद करवाए, लेकिन अभी से आप इतने याद रखें। फिर एक किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर। देखो, जब भी आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है तो आपको केवाईसी करवाना जरूरी होता है, ताकि बैंक वाले आपके बारे में जान सकें, आपको जान सकें। लेकिन केवाईसी करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। लेकिन अब अगर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है केवाईसी करवाने के लिए। आप घर बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर देखो, सेविंग अकाउंट के केस में बात करेंगे तो वीडियो केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? याद रखना, कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक बना था और अब ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई में और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसके एमडी सीईओ का नाम है वासुदेवन पीएन। फिर एक किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने, एक कीटाणु शोधन बॉक्स जिसका नाम है यूनिसेवियर उसको डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की। तो इस डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसका नाम है यूनिसेवियर, इसकी मदद से जो सुरक्षा उपकरण होंगे उनको आसानी से सैनिटाइज किया जा सकेगा। तो इस बॉक्स का नाम याद रखना, यूनिसेवियर। बाकी आईआईटी रुड़की अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने प्राणवायु नाम का एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। उसके अलावा आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिससे 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है एक्सरे स्कैन को यूज करके कि उस बंदे को कोरोना है या नहीं है। और आईआईटी मद्रास तो भैया काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण। अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया। उसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन भी यहीं पे किया जाएगा। और जो हमारा एचआरडी मंत्रालय है उसने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की है, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास। आईआईटी बॉम्बे, इसने अभी ध्रुव नाम से एक चिप बनाई है। उसके अलावा इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया था और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुसिंक, वो भी इसने डेवलप किया था। आईआईटी गुवाहाटी की बात करेंगे तो फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया था इसने। तो ये सारे नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, उन्होंने ही दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है और इसका नाम याद रखना, इसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड सेंटर और इसमें 10,000 बेड की सुविधा है। तो ये नाम याद रखना। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आगे, वो हम आगे देखेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा क्या मिलता जुलता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप जिसका नाम है एलिमेंट्स, उसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू जी ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं।
तो ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है एलिमेंट्स। इसको लॉन्च किया इन्होंने, इसको याद रखना। तो जो यूजर्स होंगे उनको इस एप्लीकेशन में चैटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स की सुविधा भी मिलेगी। ये एप्लीकेशन 8 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करती है, 8 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें आपको वीडियो और ऑडियो कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को बनाना होगा। इसमें अगर आप विजेता रहते हो तो आपको 20 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। और इस चैलेंज का जो स्लोगन है वो है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। बाकी वाइस प्रेसिडेंट जी से मैंने आपको एक प्रश्न बताया ही था। अभी इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको लिखा है CAV पट्टाभी राम ने। फिर है किस राज्य की सरकार ने इंद्र वज्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा बिहार सरकार ने। मैंने आपको बताया था बिहार में पिछले महीने एक ही दिन में बिजली गिरने से 103 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन टीम ने ये इंद्र वज्र नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो जैसे कि आप इसमें लॉगिन करोगे, अपनी लोकेशन वगैरह डालोगे, तो अगर आपके आसपास 20 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई बिजली गिरने वाली होगी तो आपको 40 से 45 मिनट पहले अलर्ट मिल जाएगा कि भैया आपके आसपास बिजली गिरने वाली है, अपने आप को बचाओ। मतलब आपको अलर्ट मिल जाएगा, फिर आप अपने आप को सेफ कर सकते हो, सतर्क रह सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो। बिहार की बात करेंगे, कैपिटल पटना है और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है संजय करोल। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। याद रखना, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में ही मिलेगा, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे अभी पटना में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खुला है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बिहार से। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वापस घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए। और बिहार में केवल एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। काफी बार एग्जाम में आता है, याद रखना। और बिहार दिवस कब मनाते हैं अपन? 22 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए, बिल्कुल लॉलीपॉप वाला प्रश्न है। बताओ 22 मार्च को और कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं? फिर अभी किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना के वैज्ञानिकों को स्थानीय सुअरों में एक नया वायरस मिला है। ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है और जानलेवा महामारी फैला सकता है। ये है स्वाइन फ्लू G4 इसको नाम दिया है। ये H1N1 स्वाइन फ्लू का ही अनुवांशिक वंशज है। बाकी चाइना की बात करेंगे, कैपिटल इसकी बीजिंग है। और आपको याद होगा जो 2022 में आपके विंटर ओलंपिक होंगे वो बीजिंग में ही होंगे। और उसके शुभंकर भी याद रखो, एक तो बिंग ड्वेन ड्वेन और एक शुएन रॉन रॉन। इसके अलावा और कौन कौन से गेम होंगे चाइना में, मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। 2022 में आपके एशियन पैरा गेम्स चाइना में होंगे और उसका शुभंकर है फेई फेई। आपके तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2021 में होंगे चाइना के शांटाओ में। और 19वें एशियन गेम्स 2022 में होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। तो ये याद रखना। बाकी करेंसी रेनमिन भी हो गई और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर है खेल मंत्रालय जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू करेगा? तो आंसर होगा टॉप्स मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और इस योजना में होता क्या है, देखो जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उनको इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में वित्तीय सहायता भी दी जाती है ताकि वो फाइनल में अच्छा स्कोर कर पाए। और इस टॉप्स योजना को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि 2028 के जो ओलंपिक होंगे उसमें भारत को टॉप 10 के अंदर लेकर के आना। और ये कोई नई योजना नहीं है, इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये ऑलरेडी सीनियर खिलाड़ियों के लिए चली आ रही है, लेकिन अब ये जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी शुरू कर दी जाएगी। फिर है किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। और अभी इसको जयपुर के जो परकोटे हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया था। तो जब आपने जयपुर के बारे में जरूर सुना होगा। और जयपुर में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जो 100 एकड़ की जमीन पर बनेगा। और इसकी लागत आने वाली है 350 करोड़ रुपए। और इसमें जो बैठक क्षमता होगी, सिटिंग कैपेसिटी होगी, 75,000 लोग बैठ सकेंगे। अच्छा, ये तो विश्व का तीसरा हो गया। विश्व का पहला कौन सा है? ये भी इंडिया में है, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1,10,000 है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा जब आपने सुना होगा कि
नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजन किया गया था वो यहीं पे किया गया था। उसके बाद दूसरा आपको मिलेगा मेलबोर्न स्टेडियम, जो कि जिसकी बैठक क्षमता है 1.02 लाख सीटिंग कैपेसिटी है इसकी। और तीसरा ये जयपुर में बनेगा। जयपुर के पास एक चेपा गांव है, वहां पे इसको बनाया जाएगा। फिर है गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो शहर में लोगों के घर तक जाकर के नॉन कोविड हेल्थ सर्विस, मतलब क्या हो गया, जिन्हें कोविड के अलावा कोई दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और ऐसे लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं कि कहीं उन्हें संक्रमण न हो जाए, इस डर से वो घर पर ही है। तो ये वैन सुविधा शुरू की गई है ताकि वो घर पर जाकर के उनका इलाज कर सके। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बाकी ये जो नाम है ये भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि भावनगर, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का निर्माण आपके भावनगर बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट, वहीं पे किया जाएगा। गांधीनगर जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, यहीं पे भारत की पहली बैटरी ऑपरेटेड सिटी बस सर्विस शुरू की गई थी। और लोथल की बात करेंगे तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा यहाँ पे। और धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन से मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। एक तो धन्वंतरी योजना भी है, वो आपके असम सरकार की है, मतलब, और वो शुरू की गई थी दवाओं की होम डिलीवरी के लिए। इसके अलावा एक रथ से आपको याद आना चाहिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको लॉन्च किया था हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है मोरेना एमपी। बढ़ते आगे। फिर है कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी ने 2038 तक कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को और 2022 तक न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करने का फैसला किया है। और ये सब किया जा रहा है CO2 एमिशन को कम करने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए। इसके अलावा जर्मनी ने प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण से निपटने के लिए लगभग 40 बिलियन यूरो खर्च करने की भी मंजूरी दे दी है। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट कोल को जलाया जाता है वो यहीं पे जलाया जाता है। लिग्नाइट कोल ये कोल का ही एक टाइप है। इट इज अ ग्रेड ऑफ कोल। मुख्य रूप से 4 ग्रेड आप लोगों ने सुने होंगे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट। और अगर साइंस आपके एग्जाम में आती है तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछा जाता है कि इसमें से सबसे अच्छा कोल कौन सा है, सबसे बेकार कोल कौन सा है, या कई बार वो घटते हुए या बढ़ते हुए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको जमाने के लिए बोल देता है। तो ऐसे याद रखो, सबसे अच्छा कोल है आपका एंथ्रेसाइट वाला, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और सबसे बेकार है पीट। अच्छा और बेकार का मतलब होता है किसमें कितना कार्बन कंटेंट है। लगभग 90% से ज्यादा कार्बन आपके एंथ्रेसाइट में होता है और 50% के आसपास आपका पीट में पाया जाता है। और देखो, इसको याद करना भी आसान है। ABCD अल्फाबेट आपने सुनी होगी, और मैथ्स पढ़ते हो या रीजनिंग पढ़ते हो तो अल्फाबेट्स को नंबर देते हैं ना। A को 1 नाम दे दिया, B को 2 दे दिया, C को 3 दे दिया, L को 12 दे दिया। उस तरीके से आप देखो, अरेंज करो। सबसे ऊपर A आएगा, फिर B आएगा, फिर L आएगा, फिर P आएगा। तो इसी ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, आपका सेट हो जाएगा मामला। बाकी जर्मनी की बात कर लेंगे तो कैपिटल बर्लिन है और इसकी करेंसी है यूरो। चांसलर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। अभी जर्मनी ने अपनी जनता को कोरोना से बचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? कोविड वॉर्न। और याद रखना, जर्मनी के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फिर अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जीन कैस्टेक। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे एडोर्ड फिलिप, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने जीन कैस्टेक को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। बाकी गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने, माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, और लाजरस चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बने। ये फ्रांस की कैपिटल आपको मिलेगी पेरिस में। पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक होंगे। और यहाँ पे किन किन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है, और यूरो करेंसी है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। और एक और पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ यहाँ से कि फ्रांस सरकार ने संजना कपूर को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से सम्मानित किया था, इसी साल की बात है। फिर है क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किस क्रिकेटर को मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा क्विंटन डी कॉक को। इसी के साथ ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे हैं। जबकि वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है लॉरा वॉलवार्ट को।
साथ में ये वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रही है। बाकी साउथ अफ्रीका से याद रखो, देखो इसकी 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और ब्लोमफॉन्टेन इसकी जुडिशियल कैपिटल है। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। फिर है डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल के वार्डों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। अच्छा, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो वो यही है। अब ध्यान से सुनते जाओ। अभी एक्चुअली डीआरडीओ ने दिल्ली में कोविड अस्पताल बनाया है और उसमें जो अभी लद्दाख में जो गलवान घाटी है वहां पे चीनी सैनिकों से हमारी झड़प हुई थी, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर यहाँ पे वार्डों के नाम रखे जाएंगे। हॉस्पिटल में वार्ड नंबर होते हैं ना, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, तो यहाँ पे वो वार्डों के नाम इन शहीदों के नाम पे रखे जाएंगे। ये 1000 बेड वाला अस्थायी कोविड अस्पताल है जिसे डीआरडीओ ने मात्र 12 दिन में तैयार किया है। और इसका नाम याद रखना है। अब नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल। अब इसमें कंफ्यूजन वाला क्या काम है? तो अभी जो मैंने आपको पीछे एक प्रश्न बताया था कि दिल्ली सरकार ने अभी 10,000 बेड वाला सबसे बड़ा अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया है, उसका नाम क्या रखा था? याद है आपको? सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। और डीआरडीओ ने बताया इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या गड़बड़ है। अगर क्लियर आपने ढंग से नहीं किया तो मैंने आपको ढंग से क्लियर करा दिया, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर है उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा सबुजा उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए ये सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की है। इसमें होगा क्या? इसमें 1 रुपए की दर से लोगों को बीज बांटे जाएंगे ताकि वो बीज लगाएं और पौधे उगे, पेड़ बने। और पौधों से आपको याद आया होगा अभी दिल्ली सरकार ने भी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया था। और देश में कितने नगर वन बनाए जाएंगे? तो 200। बाकी उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। बढ़ते आगे। फिर अभी किस आईआईटी के छात्रों ने कोपाल 19 एप्लीकेशन को डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के जो छात्र हैं उन्होंने एम्स के डॉक्टरों के साथ मिलकर के प्लाज्मा दाताओं यानी कि जो प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं यानी कि प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए ये कोपाल 19 एप्लीकेशन को शुरू किया है। अच्छा, आईआईटी दिल्ली अभी न्यूज में और किन कारण से था? एक तो इसने पहला एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल यानी कि धोकर के फिर से यूज करने वाला मास्क बनाया था जिसका नाम रखा था एन सेफ। उसके अलावा प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड भी बनाया था, प्रकृति नाम से, कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। बाकी ये मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। अभी आईआईटी रुड़की ने जो डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया था यूनिसेवियर नाम का। फिर है कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए इंदौर नगर निगम ने कौन सा रंग का डस्टबिन निर्धारित किया है? तो आंसर होगा पीले कलर का। तो इंदौर में जगह जगह पर जो डस्टबिन लगाए गए हैं जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह ये सब फेंके जा सकते हैं, तो ये पीले रंग के होंगे। अच्छा, इसके अलावा इंदौर और किस किस कारण से अभी न्यूज में बना हुआ था? एक तो आपको याद ही है, इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की बात कर ले या 2019 की। उसके अलावा ये पहला शहर बना है भारत का जहां पे शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन ये इंदौर और वाराणसी के बीच में शुरू हुई है। और जो इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। और यहाँ से जो पहली उड़ान उड़ी थी वो दुबई के लिए उड़ी थी। उसके अलावा आईफा अवार्ड्स जो इस साल होने हैं वो इंदौर में ही प्रस्तावित हैं। इसके अलावा देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये आपका इंदौर में ही बनेगा। तो इन सब कारण से इंदौर न्यूज में था, याद रखना। फिर है भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बन गई है? तो आंसर होगा जोया खान। ये गुजरात के वडोदरा से हैं जोया खान, जो कि भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे जोया खान का उद्देश्य है जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके लोगों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाना। तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है इसे सरकार के द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर ई सेवा यानी कि इंटरनेट सेवा देने के लिए शुरू किया गया था, जहां पे कंप्यूटर और इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं होती है। अच्छा, ट्रांसजेंडर की बात है तो कुछ इसी से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न बताऊंगा जो भी न्यूज में रहे। एक तो आयशा मुगल का नाम आपको याद होगा। जब पाकिस्तान ने एक ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया था और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना था, तो उन ट्रांसजेंडर का नाम यही है आयशा मुगल। बाकी जोईता मोंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी और पृथिका याशिनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर बनी थी। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसने सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को शी मैन मेट्रो स्टेशन में बदलेगा, ऐसा घोषणा की है और इसका नाम रखा जाएगा रेनबो
स्टेशन। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनेगा, ये भी याद रखना। फिर अभी किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान के तहत अभी 5 जुलाई को एक ही दिन में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह से आपको याद होगा पिछले साल भी उत्तर प्रदेश ने 22.6 करोड़ पौधे लगाकर के एक रिकॉर्ड बनाया था। फिर है किस राज्य में इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है और इस अभियान का नाम है इंतजार आपका। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टैगलाइन के साथ हर पर्यटन स्थल की विशेषताओं को आकर्षक तरीके से बता करके पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न, अच्छा ये बुक वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न कि अभी किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा उर्जित पटेल ने। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये उर्जित पटेल, और अभी इन्होंने ही ये किताब लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, जिसे इस महीने के अंत में रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, उर्जित पटेल से और कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अभी एक अपॉइंटमेंट याद आता होगा। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके अलावा रघुराम राजन, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और पिछले साल इनकी एक बुक आई थी। क्या नाम था बुक का? द थर्ड पिलर। और ये जो CAV पट्टाभी राम है, अभी आपको पता है इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया था। बुक का नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। और डॉक्टर अदिशा दास, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। तो गाइज ये लीजिए, जुलाई मंथ का फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना और प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर करना। और एक बार चेक कर लीजिए आपने इसको लाइक तो कर दिया है ना? कई बार आप लोग लाइक करना भी भूल जाते हो। थैंक यू गाइज।